नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो, उसके लिए आपका एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहनना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हो, इसके लिए न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की 8 सियासी पार्टियों के 14 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत PDP की महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर BJP के निर्मल सिंह और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह समेत लेफ्ट और पीपल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी न्योता मिला है। ज्यादातर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों और प्रधानमंत्री की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। एक दिन पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत का अपना पुराना राग अलापा था, जिसके बाद जम्मू में अलग अलग संगठन सड़कों पर उतर आए और महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान राग पर अपना गुस्सा जताने लगे। बजरंग दल ने तो जम्मू में महबूबा का पुतला भी जलाया। लोगों में नाराजगी है और कई संगठन जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उनके खिलाफ खूब नारे लगाए। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले ही गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और उनकी तैयारी है कि वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। जिस दिन से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, वहां की सियासत करने वाली पार्टियों की नींद उड़ गई है। वो न केवल इस बात का विरोध कर रही हैं, बल्कि महबूबा ने पाकिस्तान से बात का जिक्र करके कई संगठनों को भड़का दिया और वो उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए। उन्होंने भी जम्मू में महबूबा के बयान का विरोध किया और गुस्से में आकर उनके पोस्टर जलाए। यही नहीं, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए महबूबा को पाकिस्तान भेजने की मांग तक कर डाली। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो, जो पाकिस्तान की बात करता है। इन लोगों का गुस्सा केवल महबूबा मुफ्ती पर ही नहीं, बल्कि पूरे गुपकार गठबंधन पर है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि PM के साथ बैठक में वो देश हित की कोई बात नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती और गुपकार गठबंधन का विरोध करने वालों की लिस्ट में भीम सिंह की पैंथर्स पार्टी भी शामिल है, जिसको इस बात पर आपत्ति है कि PM ने बैठक में गुपकार गठबंधन को बुलाया ही क्यों। उन्होंने नारे लगाकर ये बात जाहिर भी की। सबदलीय बैठक में जम्मू की पार्टियों को नजरअंदाज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथ ही उन्होंने ये मांग की कि बैठक में राष्ट्रवादी पार्टियों को बुलाया जाना चाहिए, न कि अलगाववाद का समर्थन करने वाली पार्टियों को। तरजीह जो है वो उन लोगों को दी जाती है जो पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले हों। एक तरफ विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर PM से मिलने से पहले गुपकार गठबंधन के नेता ताबड़तोड़ बैठकें करते नजर आए, जिससे ये संकेत मिलने लगे कि वो बैठक में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के करीब 2 साल बाद ये बैठक हो रही है, जिसे राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र की बड़ी पहल माना जा रहा है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को 14 प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत PDP की महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर BJP के निर्मल सिंह और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह समेत लेफ्ट और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी न्योता मिला है। माना जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मंदिर में शादी करने के बाद दुल्हन को विदा कर ले जा रहे दूल्हे की पिटाई कर दी गई। दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे लड़के के घर वाले नाराज थे। ऐसे में जब उन्हें लड़के के मंदिर में शादी करने की खबर मिली तो वो भी वहां आधम के। फेरे लेने के बाद लड़का दुल्हन के साथ स्कूटर से जाने लगा, तभी उसके भाई और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। दूल्हे को स्कूटर से उतारकर उसकी जमकर पिटाई की गई। बताया गया इस दौरान दुल्हन के साथ भी हाथापाई की गई। देखो मार रहे हैं, देखना अभी। वीडियो में एक आदमी उसके साथ धक्का मुक्की करता दिखाई दिया। पति जब उसे छुड़ाने पहुंचा तो उसे भी घेर लिया गया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और बाद में दूल्हा और दुल्हन ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। शायद वो नाखुश थे उसकी इस तरह की शादी से, तो उन्होंने अपने भाई के साथ मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने दुल्हन के साथ मारपीट किए जाने की खबर को खारिज कर दिया।
उत्तराखंड में नदी किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों पर रहने खाने का संकट मंडराने लगा। बारिश की वजह से वहां के कई जिलों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं और नदियां भी उफान पर हैं। पिछले कुछ दिनों से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। चमोली में तो बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें टूट गईं, कई परिवार बेघर हो गए। सर से छत छिनी तो मजबूरन इन लोगों को खेतों में टेंट लगाकर रहना पड़ा, वो भी किराया देकर। इनका पूरा का पूरा मकान जो है वो पानी में बह गया और अब मजबूरी में इस तरीके से एक खेत में टेंट लगाकर पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर है। बर्बादी का हाल यह है कि इन परिवारों के पास अब अपना कहने को कुछ नहीं बचा। यही वजह रही कि अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखें भर आईं। मकान मेरे जमीन है, जमीन भी पूरी चले गई। सड़कें टूटी तो गांवों का शहरों से संपर्क भी टूट गया। नतीजा ये हुआ कि बीमार लोगों को इलाज तक नहीं मिला। रोड नहीं है, लाइट नहीं है, बीमार हैं और रोड नहीं है, कहां से ले जाओ। जब भी बारिश होती है तो चमोली जिले के इस गांव के पास बहने वाली पिंडर नदी तांडव मचाती है। इसलिए इन लोगों को यहां से दूसरी जगह विस्थापित करने के बारे में सोचा जा रहा है। राजस्थान के राजसमंद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां गांव वालों ने वन विभाग की मदद से एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया कि इस इलाके में तेंदुओं का काफी आतंक है और 3 दिन पहले ही वहां एक तेंदुआ पकड़ा गया था। इसी कड़ी में इस तेंदुए को भी वन विभाग ने पकड़ लिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग तेंदुए को लाठी के जरिए काबू करते दिखाई दिए। बताया गया कि वहां तेंदुए के दिखते ही गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद किसी तरह इसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इस भारी भरकम तेंदुए को पिंजरे में डाल दिया गया। हालांकि तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी, लेकिन बाद में किसी तरह उसे काबू कर पिंजरे में रख दिया गया। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर से महज 120 मीटर की दूरी पर इतना जोरदार धमाका हुआ कि 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया गया कि धमाके के वक्त हाफिज सईद घर में ही मौजूद था, लेकिन फिर भी वो बाल बाल बच गया। जबकि ब्लास्ट वाली जगह से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ भारी तबाही मची दिखी। धमाके से हुआ धुआं बर्बादी के सबूतों को ढकता नजर आया, लेकिन इसके बाद कैमरे में एक ऐसा मंजर रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर रूह कांप उठी। धमाके में लहूलुहान हुआ एक आदमी सड़क किनारे दर्द से तड़पता दिखा। ओ भाई की मदद करो। जिस मकान में धमाका हुआ उसकी चारदीवारी तो ऐसी जर्जर हो गई कि ईंटें दीवारों से निकलकर सड़क पर आ गईं और मकान के अंदर मलबा ही मलबा पड़ा दिखा। वहीं खड़ी लाखों की गाड़ियों का भी कचूमर निकला नजर आया। कांच के टुकड़े सड़क पर बेतरतीब बिखरे दिखे। पास लगे पेड़ों के पत्तों के भी चीथड़े उड़ गए। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई जोरदार तूफान लाहौर के जौहर टाउन से गुजरा हो। हाल ये हो गया कि जो इलाका लोगों से आबाद रहा करता था वो उजाड़ नजर आने लगा। हर तरफ मातम की चीखें सुनाई देने लगी। धमाके की जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की सेना और बड़े अधिकारी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए और इलाके को सील कर दिया गया। मीडिया को तो आगे बढ़ने से रोक ही दिया गया ताकि धमाके का सच दुनिया के सामने न आने पाए। हैरानी की बात यह है कि ब्लास्ट की जांच शुरू तक नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने उससे पहले ही इसे सिलेंडर में हुआ धमाका बताना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी पोल पट्टी खुद लाहौर के चश्मदीदों ने ही खुलकर रख दी। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने अपनी आंखों से कुछ चुटला नहीं सकती। ये जो मर्जी के गैस सिलेंडर दिखाए, वहाँ पे गैस सिलेंडर कौन सा पड़ा है। इस महिला ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि धमाका एक सोची समझी साजिश था, जिसकी जानकारी खुद पुलिस को भी थी। किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। हम जब इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है। ऐसे में जब काफी हंगामा हो गया तो लाहौर पुलिस ने भी आखिरकार मान लिया कि हाफिज सईद के घर के पास हुआ धमाका एक आतंकी साजिश थी। और सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमेरिका फिर से उसामा बिन लादेन के लिए किए गए ऑपरेशन की तरह हाफिज सईद के लिए भी कोई ऑपरेशन करे। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की लिस्ट में शामिल हाफिज सईद के खिलाफ अमेरिका आने वाले कुछ महीनों में ऐसा ऑपरेशन कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद अब किसी काम का नहीं बचा है, बल्कि तालिबान और जैश ए मोहम्मद की अहमियत पाकिस्तान के लिए बढ़ गई है और उसकी सुरक्षा पर होने वाला खर्च और दुनिया भर में होने वाली बेइज्जती से पाकिस्तान की मुश्किलें ही बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना के होने के कशक की कुछ अहम वजह भी है। मसलन मोटरसाइकिल हमले वाली जगह पर होने की रिपोर्ट देने के बावजूद भी वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। यहां तक कि ऐसे मामलों में इलाके की सुरक्षा बढ़ाने जैसी मूल सावधानी तक नहीं बरती गई, जबकि हमले वाली जगह पुलिस स्टेशन से बेहद करीब है। और वहां हुआ धमाका इतना जोरदार था कि सिर्फ हादसे का शिकार हुआ मकान ही नहीं
बल्कि उसके आसपास के मकान तक बुरी तरह दहल उठे। उनका नक्शा ऐसा बिगड़ा कि ये बता पाना भी मुमकिन नहीं था कि वहाँ कौन सी चीज कहाँ थी। लकड़ी के दरवाजे उखड़कर फर्श पर गिर गए। धमाके की वजह से हुआ गंदा पानी बालकनी में बहता दिखा। खबर यह भी आई कि हाफिज सईद का एक सिक्योरिटी गार्ड भी हमले में मारा गया, जबकि एक घायल हो गया। लेकिन हाफिज सईद बच निकला। दुनिया से इस हमले की बात छुपाने के लिए पाकिस्तान के पास वजह भी है। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के सिर पर लटक रही FATF की तलवार है, क्योंकि 3 दिन से FATF की वर्चुअल मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम भी है। मीटिंग में यह तय होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या इससे बाहर कर दिया जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो ये तय करती है कि पैसे से जुड़े अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर कैसे लगाम कसी जाए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 3 साल से, जिसका मतलब यह है कि दुनिया भर की कंपनियां, एजेंसियां और संस्थाएं पाकिस्तान में निवेश करने से परहेज करती हैं। FATF ने पहले पाकिस्तान में आतंकी को होने वाली फंडिंग रोकने के लिए कहा था और 17 बिंदुओं पर काम करने की नसीहत दी। और अब चल रही बैठक में यह देखा जाना है कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए कोई काम किया या नहीं। इस बैठक का नतीजा 25 जून को आने वाला है, लेकिन इस धमाके की खबर उस बैठक के नतीजों पर असर डाल सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी के बाद अब बूढ़ी गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जिले के कई गांवों में बाढ़ आ गई है। गांव में कमर तक पानी भर गया है और रास्तों पर नदी के पानी का कब्जा हो गया है। तटबंध टूट गए हैं, सड़कें डूब चुकी हैं और अब वहां नाव चल रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से लोग नाव में बैठकर अपना सफर तय कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से कई गांव का संपर्क शहरों से टूट गया। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गांव के बाद अब शहरी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और बाढ़ प्रभावित लोगों की हर मुमकिन मदद कर रही है। गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक में भी अब बाढ़ का दबाव बढ़ गया है। अभी हम खड़े हैं बूढ़ी गंडक नदी के इस अखाड़ा घाट में और देखिए अखाड़ा घाट ब्रिज है और ये जो उसके पाए हैं ये दिखाते हैं कि अब नदी का जो जलस्तर है वह खतरे के निशान के बहुत करीब आ गया है। और उसके अलावा आप दूर देख सकते हैं कि कुछ झोपड़ियाँ जो है वो खतरे के चपेट में आ गई है, उसमें पानी घुस गया है। जरा दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि इस नदी के दूसरी पार जो वो बासिंदे लोग बसे हुए हैं, जो झोपड़ियाँ हैं वहाँ जो बस्ती है उस पर भी बाढ़ का खतरा है, वहाँ भी पानी प्रवेश करने लगा है। इसके अलावा मीनापुर क्षेत्र में भी बूढ़ी गंडक का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कई गांवों में पानी घुस गया है और उसका प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। नाव के सहारे ही जिंदगी कट रही है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के 8 राज्यों में फैल चुका है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और 8 राज्यों में कोरोना का यह खतरनाक रूप अपने पैर पसार चुका है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 6 और केरल में 3 मरीजों में इस वेरिएंट का पता चल चुका है। इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और आंध्र प्रदेश में एक मरीज में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की तादाद बढ़ने पर केंद्र ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए। राजस्थान के निर्दलीय विधायकों के भी 2 गुटों में बंटने के संकेत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक कहे जाने वाले निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के पायलट पर दिए बयान पर घमासान चिढ़ गया। उन्होंने सचिन पायलट पर न सिर्फ गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया, बल्कि उन्हें बाहरी तक बोल दिया। राजस्थान में उनका कोई उपयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो रहा है। मेरी सलाह है उनको उत्तर प्रदेश में उनका उपयोग किया जाए। जिसका जवाब देने पायलट गुट के विधायक सामने आए। इनको किसने पावर दिया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दिव्यांग निशानेबाज दिलराज कौर इन दिनों देहरादून में चिप्स और नमकीन बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाने को मजबूर है। हाल ही में उनके पिता और भाई की इलाज के बाद मौत हो गई। उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ, जिससे उनके परिवार पर काफी आर्थिक संकट आ गया। आपने मुझे नौकरी दी होती या जो मैं सम्मान निराश करती हूँ वो मुझे दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 248 लीटर मिलावटी दूध पकड़ने का दावा किया। साथ ही इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने पुणे में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वो जल्द ही ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो रवाना होने वाली हैं। हांगकांग के सबसे पसंदीदा और लोकतंत्र समर्थक अखबार कहे जाने वाले एपल डेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह अखबार हांगकांग में चीन के बढ़ते दखल का लगातार विरोध करता रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी संपत्तियों और खातों को फ्रीज किया गया, बल्कि कई संपादकों और पत्रकारों को जेल भेजा गया, जिसकी वजह से इस बेहद लोकप्रिय अखबार को बंद करने का फैसला लिया गया। 23 जून की रात इस अखबार का आखिरी एडिशन छापा गया। इस दौरान अखबार में काम करने वाले कर्मचारी, पत्रकार बेहद भावुक नजर आए। सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों से उठे और इमारत में एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने तालियां बजाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। अखबार में काम करने वाले पत्रकारों ने चीन पर बोलने की आजादी छीनने का आरोप लगाया। बताया गया कि हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास होने के बाद से ही ये अखबार चीन के निशाने पर आ गया था। अखबार बंद होने की वजह से वहाँ के कर्मचारी अपनी रोजी रोटी के लिए भी परेशान दिखे। लेकिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में लोग अखबार के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने अपने फोन की लाइटें जलाकर पत्रकारों के साथ खड़े होने का संदेश दिया। बाद में उन्हें अखबार की आखिरी प्रति भी बांटी गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम और हुगली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया। बताया गया कि ये सभी लोग विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने को अपनी गलती बताते हुए सभी लोग टीएमसी में लौट गए। टीएमसी में शामिल होने से पहले कुछ लोगों ने तुलसी और धान के पौधों को हाथ में लेकर शपथ भी ली। दावा किया गया कि बीरभूम में 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। बीजेपी एक सांप्रदायिक दल, बीजेपी कोनो पश्चिम बांग्ला नेतृत्व नहीं। हुगली में भी टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार की अगुवाई में कई लोगों ने टीएमसी का दामन थामा। उनमें कुछ लोगों ने चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने को अपनी गलती बताया और सिर मुंडवाकर प्रायश्चित किया। टीएमसी ज्वाइन करछि, बीजेपीते আর জীবনে যাব না। टीएमसी ने दावा किया कि हुगली में भी उसने सैकड़ों लोगों को बीजेपी से टीएमसी में शामिल करवाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नगर निगम के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। वहां लेफ्ट के कार्यकर्ता प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए जाने के नगर निगम के फैसले के खिलाफ वहां इकट्ठा हुए और नगर निगम के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। इन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों के तेवर देख पुलिस ने भी एक्शन लिया। पुलिस ने इन्हें वहां से उठाने की कोशिश की, लेकिन ये कार्यकर्ता अड़े रहे। बाद में पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया। कई कार्यकर्ताओं को तो खींचकर वहां से ले जाया गया। एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को हाथ और पैर से पकड़कर ले जाते हुए दिखाई दिए। इन सभी को वहां पहले से खड़े एक ट्रक में लादा गया और फिर वहां से दूर भेज दिया गया। इससे पहले इसी मुद्दे पर निगम के अंदर भी खूब हंगामा हुआ। सदन की बैठक में टीडीपी और लेफ्ट के पार्षदों ने टैक्स बढ़ाए जाने के फैसले का विरोध किया। जबरदस्त हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को भी रोकना पड़ा। 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट केस की जांच का दायरा बढ़ गया और इस केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि उस पार्सल पर जो मोबाइल नंबर लिखा था वो यूपी के शामली के रहने वाले एक आदमी का बताया जा रहा है, जिसकी जांच यूपी एटीएस ने शुरू की तो पता चला कि इस नंबर से कई बार विदेशों में बात की गई, जिनके आधार पर इस ब्लास्ट के पीछे आईएसआई की साजिश होने का शक जताया जा रहा है। उधर इसी मामले में तेलंगाना एटीएस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनकी निशानदेही पर इस केस की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा खबर है कि दरभंगा जीआरपी को भी रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से एक संदिग्ध लड़के की जानकारी हाथ लगी, जो घटना के वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद था और करीब 10 मिनट तक उसने फोन पर किसी से बात की। जिसकी तफ्तीश एजेंसियों ने शुरू की तो उनका शक इस संदिग्ध लड़के पर गहराया, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम भी इस पूरे मामले की जांच के लिए इस दरभंगा स्टेशन पर पहुंच सकती है कि जो ये शख्स है इसकी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है। पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने एक ऐसा सैटेलाइट तैयार किया है जो पृथ्वी को खतरा होने पर आगाह करेगा। इतना ही नहीं, सैटेलाइट बताएगा कि उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है, जिसके बाद उसे टकराने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा या उसका रास्ता
बदला जा सकेगा। पृथ्वी को बचाने के लिए आ गया है अंतरिक्ष का रखवाला। उल्कापिंड पृथ्वी के लिए ऐसा खतरा होते हैं जो पूरी पृथ्वी को एक बार में तबाह कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी को नहीं, तब भी पृथ्वी के कई हिस्सों को भारी तबाही मचा सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि पृथ्वी उल्कापिंड के हमले से किसी भी तरीके से बच सके। ऐसे में अब नासा ने ग्रीन प्लेनेट को बचाने के लिए ऐसा सेफगार्ड तैयार किया है जो कि पृथ्वी को उल्कापिंड के हमले से बचाएगा। पृथ्वी खत्म हो जाएगी, धरती का विनाश हो जाएगा और इस ग्रह पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा प्रलय आएगा कि धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। ये वो अफवाहें हैं जो कई बार सुनने को मिलती हैं। पृथ्वी के विनाश की आशंका पर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, क्योंकि ऐसी संभावना कोरी कल्पना नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह है कि ऐसे कई उल्कापिंड जिनके पृथ्वी से टकराने की कई बार आशंकाएं हुई, कई बड़े उल्कापिंड तो पृथ्वी के बेहद करीब से भी गुजरे। ऐसे में वैज्ञानिक भी दावा कर चुके हैं कि अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया तो भारी तबाही मच सकती है। लेकिन सारी आशंका और खौफ को नासा ने दूर कर दिया है अपनी नई खोज की मदद से। अगर वैज्ञानिकों के दावों की माने तो जब सैकड़ों साल पहले उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए थे तो पृथ्वी से हमेशा के लिए डायनासोर खत्म हो गए थे। इसका मतलब है उल्कापिंड का टकराना पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी तबाही है। ऐसे में नासा ने इस सैटेलाइट को इस तरह से डिजाइन किया है कि इस सैटेलाइट के जरिए पहले ही उल्कापिंड के आने की खबर मिल जाएगी, जिससे कि समय रहते पृथ्वी को बचाने का इंतजाम किया जा सकता है। नासा के डिजाइन किए गए सैटेलाइट का काम अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले उल्कापिंडों की पहचान करना है। यही नहीं, ये सैटेलाइट दूर से आ रहे उल्कापिंडों को पहचान कर वैज्ञानिकों को इस खतरे से भी काफी पहले ही आगाह कर देगा। यानी अगर सैटेलाइट बताएगा कि उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है तो उसे टकराने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। नासा की इस कोशिश से भविष्य में उल्कापिंड के टकराने की वजह से पृथ्वी के तबाह होने की संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तकनीक के पूरी तरह काम शुरू करने के लिए अभी 5 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा के अधिकारियों ने उस सैटेलाइट को 2026 में लॉन्च करने का प्लान बनाया है। उन्होंने सैटेलाइट को नियो यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। सैटेलाइट तो स्टडी कर रहा है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि हमें डैमेज कर सकते हैं, और वो उनको डिटेक्ट कर रहा है कि आने से पहले हमें वो एक वार्निंग साइन दे दे कि वो आ रहा है। देखिए, जो इतनी दूर से एस्टेरॉयड आ रहा है उसको धरती में आने में 6 महीने लगेंगे कम से कम, तो वो हमें 6 महीने पहले बताएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष की रक्षा के लिए जिन सैटेलाइटों को डिजाइन किया गया है वो 140 मीटर ऊंचाई वाले बड़े उल्कापिंडों का पता लगाएंगे। जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आगे बढ़ेगा तब उसकी जानकारी सैटेलाइट पर फ्लैश होने लगेगी। इसके साथ ही उस उल्कापिंड को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उसका रास्ता बदलने की रणनीति अमल में लाई जाएगी। ऐसे में साफ है कि ये नए सैटेलाइट पृथ्वी और उसमें पल रहे जीवन को उल्कापिंड से बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जम्मू कश्मीर के हर एक गांव में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो लोगों को कोरोना का टीका लगाने के इस अभियान को सफल बनाने में जुटी है। और यही वजह है कि वो लोग किसी भी तरह के हालात का सामना करने से नहीं घबरा रहे। ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजौरी से सामने आई, जहां स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी पहाड़ों पर बसे लोगों को टीका लगाने के लिए निकल पड़े, वो भी पैदल। 8 से 10 घंटे के इस रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों से जूझना पड़ा। ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कहीं पत्थर, कहीं पानी, कभी धूप, कभी छांव, संकरी सड़क, इन सब को नजरअंदाज करते हुए वो लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। टीमों को काफी मेहनत करनी पड़ती है और हमारी जो भी टीमें हैं वो डोर टू डोर जा रही हैं। उनके लिए सिर्फ खुद को संभालना ही चुनौती नहीं था, बल्कि साथ ले जा रहे सामान के साथ आगे बढ़ना और सही सलामत ऊपर तक पहुंचना, ये भी कम जोखिम भरा नहीं था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी की पूरी कार राख हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये गाड़ी लपटों में घिरी हुई नजर आई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ने आग ने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। लपटों से निकलने वाला धुआं भी तेजी से आसमान की तरफ फैलता नजर आया। हालांकि गाड़ी एक खाली प्लॉट में खड़ी हुई थी और आग लगने के वक्त इसमें कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बूथ में 2 लोगों ने एटीएम इंजीनियर से मारपीट की। बताया गया कि दोनों आरोपी एटीएम में कैश डालने पहुंचे थे, लेकिन वो मशीन खराब थी जिसे ठीक करने में वो इंजीनियर जुटा था। आरोप है कि वो दोनों मशीन के ठीक होने में देरी होने पर भड़क गए और मारपीट पर उतारू हो गए।
इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि दोनों ने उस इंजीनियर के हाथों को पकड़ लिया और उसे दे दनादन पीटते रहे। कभी पीठ में कोहनी मारी तो कभी उसे लगातार इतने थप्पड़ जड़े कि उसके लिए संभल पाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि वो इंजीनियर उनका लगातार सामना करता रहा। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो अकेला था और आरोपी 2। इस बीच वहां कुछ लोग भी पहुंचे जो उन्हें शांत करते दिखाई दिए। एक गनमैन भी इन लोगों को समझाता नजर आया, लेकिन आरोपियों पर तो मारपीट की धुन सवार थी। मेरी आंख में काफी चोट आई है और गर्दन में भी चोट है मेरे। इसके बाद पीड़ित वहां से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अमेरिका के ओरेगन से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक घर में पले चिंपैंजी को मारने के लिए एक सुरक्षाकर्मी को बुलाना पड़ा। बताया गया कि इस पालतू चिंपैंजी ने घर में रहने वाली एक महिला पर हमला कर उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिससे डरकर महिला की बुजुर्ग मां ने चिंपैंजी को जान से मारने के लिए पुलिस को वहां बुलाया। जिसके बाद बंदूक के साथ वहां पहुंचे पुलिस वाले को देखकर बाड़े के अंदर मौजूद चिंपैंजी ने चीखना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले ने बाहर से ही आवाज देकर अंदर मौजूद महिला का हालचाल पूछा और जाली के बाहर से निशाना लगाकर चिंपैंजी पर गोली चला दी। गोली लगते ही चिंपैंजी की मौत हो गई और पुलिस वाले के हेलमेट में लगे कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के पास विरार से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। महाराष्ट्र में किसी भी शादी समारोह में 50 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है, लेकिन इस शादी में नियमों को ताक पर रख दिया गया और एक मैरिज हॉल में लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम वहां आ धमकी और शादी के जश्न में डूबे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी। लड़की के घरवाले कार्रवाई न करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं चली और लोगों से हॉल को खाली करने को कह दिया गया। इसके बाद लड़की वालों पर बिना इजाजत शादी का आयोजन करने के आरोप में 50,000 का जुर्माना लगाया गया। 94 लोगों के ऊपर शादी में लोग शामिल थे, इसलिए उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, महानगर पालिका ने नियम तोड़ने के आरोप में मैरिज हॉल को भी सील कर दिया। जयपुर में गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायकों में फूट पड़ने की खबर है। वहां के एक होटल में गहलोत समर्थक कहे जाने वाले G19 विधायकों की बैठक हो रही थी, लेकिन बीएसपी से कांग्रेस में आए राजेंद्र गूढ़ा के बैठक में आने पर 5 निर्दलीय विधायक नाराज हो गए और गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे और गेट से ही लौट गए। जिसके बाद बैठक के आयोजक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा होटल से बाहर आए और अपनी गाड़ी में सवार होकर नाराज विधायकों को मनाने के लिए चले गए। कुछ विधायक नाराज हो गए, इस वजह से अब देख सकते हैं कि संयम लोढ़ा जो बैठक का आयोजक है वो उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन राजेंद्र गूढ़ा ने निर्दलीय विधायकों की नाराजगी पर खुलकर कुछ नहीं कहा और सर्किट हाउस रवाना हो गए, क्योंकि विवाद के बाद बैठक सर्किट हाउस में हुई। संयम जी को मनाने के लिए जाना पड़ा उनको, ऐसा क्या हो गया? मुझे पता नहीं, संयम जी को मनाने के लिए जाना पड़ा या मुझे तो ये बात आप बता रहे हो। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने के लिए आला कमान ने नया प्लान तैयार किया। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि इस कलह को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 18 निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि ये निर्देश ज्यादातर उन्हीं मामलों से जुड़े हुए हैं जिन्हें सिद्धू ने उठाया था। खबर है कि अमरिंदर सिंह को दिए गए 18 निर्देशों में ड्रग्स, रेत और ट्रांसपोर्ट माफिया पर तुरंत कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा पंजाब के हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का निर्देश देने की भी चर्चा है। इस बीच अमरिंदर सिंह के बाद सिद्धू को भी दिल्ली तलब किया गया। खबर है कि इससे पहले दिल्ली आए कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मिले बिना चंडीगढ़ लौट गए। सियासी उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के ओएसडी अंकित बंसल ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब में कांग्रेस की वापसी कैप्टन की वजह से हुई। माना जा रहा है कि यह ट्वीट सिद्धू पर निशाना साधने के लिए है, क्योंकि इसमें इशारों में लिखा गया कि जो लोग मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये नहीं, ट्वीट में आलाकमान को याद दिलाया गया कि कैप्टन को कम आंकने की वजह से पंजाब में कांग्रेस सत्ता से दूर रही। इस बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौतम सेठ ने इस बात की शिकायत आलाकमान से कर दी और सोशल मीडिया पर किए पोस्ट पर आपत्ति जताई। 15 दिन में शरद पवार ने तीसरी बार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शरद पवार से तीसरी बार मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पवार ने राष्ट्र मंच नाम के यशवंत सिन्हा के संगठन के कार्यक्रम में कई विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की। देखिए, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति को किस करवट रखेंगे। 8 दलों के नेता यहाँ पहुंचे बैठक की राष्ट्र मंच के तहत, और
ये कहा कि एक विकल्प पे बातचीत हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की पवार की एक और कोशिश है, जिससे कई विपक्षी पार्टियों का हौसला बुलंद दिखा। लोग इस वक्त चिंतन कर रहे हैं कि कैसे इस केंद्र सरकार को इसकी नींद से जगाया जाए। लेकिन बीजेपी ने पवार की इस कोशिश पर तंज कसा। ये जो बैठक है, इस बैठक के बारे में यही कह सकते हैं कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ओलंपिक खेलों में पदक विजेता वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली में बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति होंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में अब शनिवार और रविवार को भी बाजार खुले रहेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट और ढाबों में रात 10 बजे तक खाना मिल सकेगा। मुंबई के खार इलाके में पुलिस ने छापा मारकर 51 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक नाइजीरिया के नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के ओडेसा शहर में समंदर के किनारे एक छोटी पहाड़ी खिसकने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां मिट्टी के मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश में बचाव कर्मी और पुलिस कर्मियों की टीम सुबह शाम लगी हुई है। समंदर किनारे छिड़े बचाव अभियान के दौरान खुदाई करने वाली मशीन से लेकर बचाव कर्मी तक मलबा हटाने के काम में जुटे नजर आए, लेकिन मलबे का ढेर इतना ज्यादा है कि फिलहाल उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से दागे गए एक जिंदा बम को सेना ने निष्ट कर दिया। बताया गया कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में यह बम एक खेत में गिरा था, लेकिन फटा नहीं था, जिसे सेना के बम निरोधक दस्ते ने पूरी तैयारी के साथ नाकाम कर दिया। इससे पहले सेना के कुछ जवान घटना वाली जगह पर पहुंचे और बम को खेत से निकालकर एक गड्ढे में रख दिया। इसके बाद 2 जवान गड्ढे में रखे बम को तारों के जरिए बांधते दिखे। जब बम को नाकाम करने की तैयारी पूरी हो गई तो दोनों जवान गड्ढे से कुछ दूर चले गए। इसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से चारों तरफ थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। बम नष्ट होने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली और सेना का शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार है सब आर्मी के, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। इससे हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस जिंदा बम को एक सुनसान जगह पर नष्ट किया गया ताकि रिहायशी इलाकों में इससे कोई नुकसान न हो। हरियाणा के फतेहाबाद से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 40 साल पुराने एक गुरुद्वारे की इमारत का एक हिस्सा अचानक से ढह गया। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ये सभी वहां मरम्मत के काम में जुटे थे, तभी इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर उन पर गिर गया। उसके मलबे में वहां काम कर रहे मजदूर दब गए, जिसके बाद आसपास के लोग उन्हें बचाने में जुट गए और थोड़ी ही देर में वहां खुदाई करने वाली कुछ मशीनों को भी बुलाया गया ताकि मलबे को हटाकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके। इस हादसे की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई। जापान की राजधानी टोक्यो में अगले महीने से शुरू होने वाले ओलंपिक्स के विरोध में मार्च निकाला गया। जापान में अब तक करीब 7% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। इसी बात से चिंतित वहां के लोग महामारी के दौरान इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन के खिलाफ सड़क पर उतर आए और एक सुर में टोक्यो समर ओलंपिक्स को रद्द करने की मांग करते नजर आए। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर, प्लेकार्ड और बैनर दिखे, जिन पर ओलंपिक्स के विरोध में तरह तरह के संदेश लिखे थे। इन लोगों को डर है कि महामारी के बीच उनके देश में इतने बड़े आयोजन से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और तो और इनको आशंका है कि ओलंपिक्स की वजह से सारी स्वास्थ्य सुविधाएं खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों को मुहैया करवा दी गई हैं, जिससे आम लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि कोरोना को देखते हुए जरूरी सावधानी बरती जा रही है, जिसके मद्देनजर बाकायदा लॉटरी सिस्टम से दर्शकों का चुनाव किया जा रहा है। वहीं तमाम विरोध के बीच इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के उपाध्यक्ष जॉन कोच और अन्य अधिकारियों ने वहां होने वाले ओलंपिक खेलों के वेन्यू पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।